साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आइस। साथियों, चेक बाउंस को लेकर एक रिसेंट जजमेंट जो है मैं डिस्कस करूंगा मद्रास हाई कोर्ट का, जो कि वर्ष 2023 का है। इम्पॉर्टेंट जजमेंट है और उसमें कई गाइडलाइंस है। इवन कई बार आपने देखा होगा कि कोर्ट जो है प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है सेक्शन 139 NI एक्ट का, ऑन द ग्राउंड दैट कि चेक पर आपके साइन जो है डिस्प्यूटेड नहीं है। इस केस में भी ऐसा था, पर इसके बावजूद भी कुछ ऐसे टेक्निकल बिंदु कंसर्न अक्यूज ने रेज कर दिया और कोर्ट को ये विश्वास दिला दिया कि जो भी लाइबिलिटी कंसर्न कंप्लेनेंट बता रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो साथियों, सारा का सारा खेल जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का है कि जो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऐसा बिलीव प्रोसिक्यूशन ने दिलाया है तो डिफेंस को उस पैतरे के तहत इंडियन एविडेंस एक्ट का सहारा लेते हुए उन दाव पेजों को भी रखना है जिसके तहत वो ये साबित कर सके कि ये फैक्ट फ्लिम्जी हैं, हाइपोथेटिकल हैं एंड दे आर नॉट एग्जिस्टिंग। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो कोर्ट उसे प्रिज्यूम भी नहीं कर सकता है। साथियों, छोटी सी बात है कि हम लोग सारा का सारा जोर देते हैं NI एक्ट पर हमें इसके साथ साथ जोर देना है इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर भी। जो बारीकियाँ हैं सेक्शन 6, सेक्शन 114, सेक्शन 115, सेक्शन 17, इसके अलावा ऐसे सिनेरियोज जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ऑकुलर एविडेंस इज डिफेक्टिव, हमें उन पर जोर देना है। और खासकर जब हम जिरह कर रहे हैं NI एक्ट केसों में सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी जो है जोर देना है, जो हमें अलाउ करता है टू हैव द कॉन्ट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट ऑफ द कंसर्न विटनेसेस। अगर उनमें विरोधाभास है, गंभीर विरोधाभास है, इस केस के मटेरियल डॉक्यूमेंट अगर सप्रेस किए गए हैं और कंसर्न स्नैरियो में जो भी फैक्ट्स परिवादी लेके आ रहा है उसमें विश्वास नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा जो है अक्यूज को मिलेगा। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आज समझाऊंगा प्रेजेंटेशन के माध्यम से। जुड़ी रहेगा अंत तक, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिएगा और अगर लीगल थ्योरी आपके केस में फिट बैठ रही है तो उसकी लाइट में आप आर्गूमेंट कीजिए, आप जिरह कीजिए, डेफिनेट आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट है चेक बाउंस एक्विटल को लेकर। साथियों, आप सबको पता है कि चेक बाउंस को लेकर जो बेसिक कानून है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जब कोई व्यक्ति कोई चेक देता है और वो चेक बाउंस हो जाता है और चेक किसी लीगल इन्फोर्सेबल डेट के पेटे दिया गया है, ऐसा परिवादी प्रथम दृष्टया रूप से शो भी करता है और बियॉन्ड डाउट प्रूव भी करता है, तो कंसर्न व्यक्ति को सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत सजा हो सकती है। साथियों, बेसिकली पॉइंट क्या है कि परिवादी को अपना केस प्रूव करना है, भले ही प्रिजम्पशन है, पर जब तक फाउंडेशन फैक्ट्स प्रूव नहीं होंगे तब तक कोर्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं कर सकता है। साथियों, बेसिकली जो केस कंसर्न परिवादी लेके आता है चेक मामलों में, उसमें कई ग्राउंड होते हैं, बट कॉमनली यूज ग्राउंड क्या है? इनसफिशिएंसी ऑफ फंड या ओपनिंग बैलेंस इनसफिशिएंट या मिसमैच इन द अकाउंट नंबर। ये अमूमन केसेस जो है देखे जाते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव्स में। साथियों, यहाँ पर मैं जजमेंट जो डिस्कस करने वाला हूँ ये मद्रास हाई कोर्ट का है और 26/4/2023 का जो है इंपॉर्टेंट जजमेंट है। साथियों, सुविधा की दृष्टि से मैंने टर्म्स यूज़ करी है मिस्टर N एंड मिस्टर M। मिस्टर N जो है यहाँ पर अपीलांट कंप्लेनेंट है, नॉट अक्यूज, ही इज़ अ अपीलांट कंप्लेनेंट, जिसने एक अपील जो है प्रेफर करी है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल जो कि पास किया गया था बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ट्रैक डेटेड 10th जुलाई 2014, जिसके अंतर्गत जो कंसर्न कंप्लेंट था उसको डिसमिस किया गया और मिस्टर M जो थे उनको एक्विट किया गया सेक्शन 138 NI एक्ट से। ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे कि ऐसा एलिगेशन था परिवादी का रिकॉर्ड पे कि मिस्टर M ने कुछ अमाउंट जो है बोरो किया। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, एक ह्यूज अमाउंट था, करीबन 31 लाख रुपए का, फॉर हिज बिजनेस नीड्स ऑन 29/5/2009। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये पैसा जो है खातों में नहीं था, ये सारा का सारा पैसा जो है वो अनअकाउंटेड था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी कंसर्न परिवादी ये कहता है कि मैंने एक ह्यूज सम दिया है और अगर ह्यूज सम को वो प्रॉपर अकाउंट फॉर नहीं कर पाता है और ना ही ऐसे कोई कोएजेंट एविडेंस वो कोर्ट में शो कर पाता है, तो डेफिनेट उसका फ़ायदा जो है अक्यूज पक्ष को मिलेगा ही मिलेगा। इसका कहना यह है कि यहाँ पर यह भी तय हुआ था कंसर्न परिवादी और अक्यूज के पक्ष में कि कुछ अमाउंट इंटरेस्ट भी जो है वो पे करेगा, पर जब उसने पे नहीं करा तो अल्टीमेटली उसने फुल एंड फाइनल पेमेंट के लिए एक चेक दिया। यह चेक था करीबन 40 लाख रुपए का। साथियों, जब ये चेक बैंक में पेश हुआ तो ये चेक जो है बाउंस हो गया और रीज़न क्या था बाउंसिंग का? फंड्स इनसफिशिएंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है नोटिस दिया गया, उसके बावजूद भी जो है पेमेंट नहीं हुआ तो अल्टीमेटली केस करना पड़ा 138 का। तो साथियों, यहाँ पर दो ब्रेक थ्रू हमारे पास होते हैं, बट उसका हम फ़ायदा उठाते नहीं है। नोटिस जो कंसर्न परिवादी देता है, अगर आपको नोटिस पर वर्कआउट करना है और आप ये चाहते हो कि कोर्ट में ये साबित कर सको कि जिस नोटिस को जिस पते पर देना पता है उस पर आप रहते नहीं हो, तो यहाँ पर इनिशियल स्टेप पर ही आपको सोच समझ के प्ले करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड के माध्यम से आप कोर्ट को कन्विंस कर पाते हो कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट एड्रेस ऑन विच आई एम रिसाइडिंग और ये एड्रेस जो
है गलत है, तो डेफिनेट सेक्शन 94 और सेक्शन 138 एनआई एक्ट की लाइट में जब नोटिस प्रॉपर सर्व नहीं हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रास्ता बनता है एक्विटल होने का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी चेक आपने दिया है कंसर्न परिवादी को, उस पर आपके साइन होते हैं। तो कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है वो यहाँ तक ही प्रूव करता है कि उसके साइन नहीं है और चेक का जो है दुरुपयोग किया गया। बट एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है कि ये चेक परिवादी तक पहुंचा कैसे, इसका आपको प्रोबेबल आंसर देना पड़ेगा। इस बात को आप नोट कर लो। अक्सर आप ये गलती करते हो और यहीं पर आप डिफेंस जो है गलत तैयार करते हो। साथियों, आपको या तो एक प्रॉपर पुल तैयार करना है जिसके माध्यम से ये चेक पास हुआ, या कोई टनल जिसके माध्यम से चेक पास हुआ, या ये चेक जो है कंसर्न परिवादी उठा के ले गया और उसने उसका दुरुपयोग किया। कम से कम मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब तक आप प्रोबेबल डिफेंस नहीं दोगे कि ये चेक पास कैसे हुआ, तब तक कोई सफलता आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि सेक्शन 138 एनआई एक्ट ये कहता है कि अगर आपने चेक दिया है, वो एंट्रीज भले किसी ने भी भर ली, अगर आपके साइन भी हैं, तो सेक्शन 20 एनआई एक्ट का जो है कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकता है। और 2019 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का बेसिक जजमेंट है बीर सिंह का, जहां पर इस बात को प्रोपाउंड भी किया गया। तो जो लोग डिफेंस लड़ते हैं 138 एनआई एक्ट के, उनको खासकर इस बात पर जोर देना होता है कि ये चेक पास कैसे हुआ। इस बात को लेकर जो है प्रोबेबल डिफेंस रेज करना होता है। अगर डिफेंस प्रोबेबल नहीं है, डिफेंस प्रोबेबल रेज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर उसका नुकसान जो है आपको मिलेगा। तो मेरी बात बिल्कुल नोट कर लो, ध्यान में रख लो कि सबसे पहले चुनौती हमारे सामने है 139 की। तो उसको तोड़ने के लिए आपको ये प्रूव करना है कि ये चेक ऐसे कंसेंट जो है परिवादी के पास में किया और कंसेंट परिवादी ने इसको डेलिबरेटली फिलअप किया और डेलिबरेटली इसको फिलअप करते हुए इसका मिसयूज़ किया। देयर इज़ नो एग्जिस्टिंग डेट बिटवीन अस। तो डेट तो प्रूव करनी है परिवादी को, इस बात को आप नोट रखो। पर ये चेक पास ऑन कैसे हुआ, इसको लेकर आपको जो डिफेंस रेज करना है वो बियॉन्ड डाउट रेज नहीं करना है। यू आर सपोज टू रेज योर डिफेंस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी। आपको संभावना पर अपना केस जो है लेकर चलना है, पर संभावना ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति विश्वास कर सके और विश्वास करते हुए एक्ट अपॉन कर सके। ये बात आप नोट करते हुए चलो। साथियों, यहाँ पर नोटिस दिया गया, पेमेंट नहीं हुआ तो अल्टीमेटली कंप्लेंट पेश करनी पड़ी। पर यहाँ पर भी कई बार परिवादियाँ गलती करते हैं। जो मैंने आपको बताया, 15 दिन के भीतर अगर परिवाद पेश हो गया है, इट इज टोटली अ प्री मैच्योर कंप्लेंट। और एक रिसेंट लॉ सुप्रीम कोर्ट का भी है कि ऐसी कंप्लेंट में प्रसंज्ञान नहीं ले सकते। अगर मजिस्ट्रेट लेता है तो इट इज टोटली इनलीगल। कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा कि जब नोटिस आपको दिया गया, नोटिस सर्व हो गया और सर्विस के बावजूद भी 15 दिवस के भीतर आप अमाउंट पे नहीं करते हो एलिजली प्रथम दृष्टया रूप से, तब जाके ऑफेंस बनेगा। अदरवाइज ऑफेंस प्रथम दृष्टया रूप से जो है मेड आउट नहीं होगा। तो कहने की बात है कि हमारे पास कई फ्लॉज हैं, कई पॉइंट हैं, पर हम उस पर हम ध्यान देंगे तो हम डेफिनेट उसका फ़ायदा लेंगे। और यहाँ पर कुछ लोग चिल्लाएंगे परिवादी पक्ष से कि आप गलत टेक्निक बता रहे हो, आप उनको गाइड कर रहे हो। छोटी सी बात है प्रोसिक्यूशन वालों कि मेरे डिफेंस को बर्बाद मैं होने दूंगा नहीं। अगर डिफेंस को आप परेशान करोगे तो मैं उनको गाइड करूंगा ताकि डिफेंस जो है आपसे लड़ सके। साथियों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, पूरा मौका मिला परिवादी को कि अपना केस पुटअप करने का। इसने पुटअप करी ऑक्युलर एविडेंस, इससे पुटअप करी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दोनों को कंसीडर करते हुए कोर्ट ने जो है मिस्टर एम को बरी कर दिया और उनको एक्विट कर दिया सेक्शन 138 से। यहाँ पर जब मिस्टर एम हाई कोर्ट में गए तो उनका कहना यह था कि मिस्टर एम के साइन जो है एडमिटेड है, जिस कारण इशुएंस ऑफ चेक इज नॉट डिस्प्यूटेड। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तर्क था मिस्टर एम का कि भले ही मेरे साइन है, ये बात मानी, भले ही प्रिजम्पशन है, ये बात भी मानी, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इनको डेट प्रूव करनी है, फाउंडेशन फैक्ट इनको प्रूव करना है। तो फाउंडेशन फैक्ट क्या है कि इन्होंने ह्यूज अमाउंट मुझे लैंड किया और मैंने वो अमाउंट जो है बोरो किया। साथियों, इस फैक्ट को दर्शित करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया। तो सपोर्ट कैसे होगा कि इसका सोर्स क्या था, ये अमाउंट लाए कहाँ से और ये अमाउंट जो है टेंडर कैसे हुआ। साथियों, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिवादी ड्यूटी बाउंड है। अगर वो ह्यूज सम टेंडर कर रहा है, कोई लिखापढ़ी नहीं कर रहा है, अमाउंट अनअकाउंटेड है, तो उसको प्रूव करना कि वो पैसा लाया कहाँ से। उसकी अगर कैपेसिटी नहीं है, बैंकिंग चर्निंग नहीं है और सारा का सारा मनी अनअकाउंटेड है, तो इस सिनेरियो में उस डेट को लीगल इन्फोर्सेबल डेट नहीं मान सकते। इस बात को आपको जो है नोट रखना है। साथियों, यहाँ पर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं रख पाया कंसेंट परिवादी रिकॉर्ड पर कि किस तरह से चेक को टूवर्ड्स लीगल इन्फोर्सेबल डेट जो है जारी किया गया है। ये प्राइम रिक्वायरमेंट है कि पहली बात तो डेट है, दूसरी बात लीगल है, तीसरी बात इन्फोर्सेबल है। तीनों एलिमेंट उसको प्रूव करने हैं। अगर वो नहीं कर पाता है तो डेफिनेट उसका फायदा जो है कंसेंट अक्यूज को मिलेगा। साथियों, एक बात ध्यान रखना कि ये रूलिंग उन केसेस पर लागू है जहां पर मनी अनअकाउंटेड है। जहां मनी अकाउंटेड है वहां अलग स्थितियां होंगी, पर कुल मिला के आपको एक बात समझनी है कि जब मनी अनअकाउंटेड है तो उस पर लेकर जब जेरे होती है तो परिवादी जो है खेल खेलता है। वो ये कहता है कि मैंने फला से उधार लिए, मेरे कई बैंकों में जो है खाते मैंने वहां से विड्रॉ करा, पर ये सब इस केस की सपोर्टिंग एविडेंसेस है। अगर इसको प्रोसिक्यूशन विदहेल्ड करता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस को पेश नहीं करता है, तो डेफिनेट उसका फायदा जो है आपको मिल जाएगा। साथियों, इसके अलावा ऐसी कोई भी एविडेंस फाइल पे नहीं थी जिसके आधार पर कंक्लूजन निकाल सके। साथियों, कोर्ट ने इस बात में जोर दिया कि देयर इज नो एविडेंस ऑन द फाइल फॉर पासिंग द कंसिडरेशन फॉर एग्जीक्यूशन
ऑफ द चेक, सबसे इंपॉर्टेंट इसको आप नोट कर लो। ऐसी कोई भी एविडेंस फाइल पे नहीं है कि ये कंसेंट चेक जो है किस कॉन्सिडरेशन के लिए पास हुआ, या वो कॉन्सिडरेशन लीगल इन्फोर्सेबल था या नहीं था। मियर एडमिशन ऑफ सिग्नेचर इन द चेक डज नॉट प्रूव लीगल इन्फोर्सेबल डेट। अगर साइन है तो ये प्रिजम्पशन का आधार हो सकता है, बट किसी भी रूप में ये डेट को प्रूव नहीं करेगा। तो कुल मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि लीगल इन्फोर्सेबल डेट जो है ये प्रूव करनी है प्रोसिक्यूशन को। अगर प्रोसिक्यूशन लीगल इन्फोर्सेबल डेट को साबित नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली इसका फायदा जो है कंसर्न अक्यूज को मिल जाएगा। तो एक बात आपको वापस नोट करनी है, लिख लेनी है कि लीगल इन्फोर्सेबल डेट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय द कंप्लेनेंट एंड you have to raise the probable defense even though there is a presumption they are required to prove the foundational fact। अगर कंसर्न परिवादी अगर फाउंडेशनल फैक्ट को साबित नहीं करता है तो डेफिनेट उसका फायदा जो है अक्यूज को मिल जाएगा। और नीरज दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी का एक मामला है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। इसका डेट है 15/12/2022, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लीगल इन्फोर्सेबल डेट को जो है साबित करना है कंसर्न प्रोसिक्यूशन को। अगर कंसर्न प्रोसिक्यूशन लीगल इन्फोर्सेबल डेट को साबित नहीं कर पाता है तो उस सिनेरियो में कोई प्रिजम्पशन भी ड्रॉ नहीं होगा। तो साथियों यहाँ पर मिस्टर एन जो है ये प्रूव नहीं कर पाए कि क्या चेक टुवर्ड्स लीगल इन्फोर्सेबल डेट था या कोई ऐसी लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती थी जिसको लॉफुली जो है डिस्चार्ज किया जाए, या उसके अगेंस्ट जो है चेक था। जब तक बेसिक फंडामेंटल फैक्ट जो है प्रूव नहीं होंगे तो डेफिनेट उसका फायदा जो है कंसर्न अक्यूज को मिलेगा। एक बात ध्यान रखनी है आपको कि चूंकि चेक मैटर में एक्विटल था तो उसकी अपील जो है सेशंस कोर्ट में सेक्शन 372 सीआरपीसी के तहत लाई नहीं करती है। ये कंसर्न परिवादी जो है सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी के तहत जो है कंसर्न हाईकोर्ट में गया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि यहाँ पर उसको लिबर्टी देते हुए ये मान लिया जाए कि चेक जो था टुवर्ड्स लीगल इन्फोर्सेबल डेट था। अगर चेक टुवर्ड्स लीगल इन्फोर्सेबल डेट नहीं है या कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होती है या ऐसे किसी लाइबिलिटी को परिवादी प्रूव नहीं कर पाता है, देन द अक्यूज डिजर्व्स टू बी एक्विटेड। तो इंपॉर्टेंट है एन अपील लाइबल टू बी डिसमिस एंड द कंप्लेंट लाइबल टू बी डिसमिस। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, घबराने का नहीं है। टेक्निकली चलोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं चलोगे नुकसान खाओगे। तो जेरे एट लेंथ करा करो। जज कितना ही बोले कि वकील साहब जल्दी करो, शॉर्ट टाइम है, नेवर हर्ट द जज। आर्गुमेंट पूरे करने हैं। अपने क्लाइंट का भला तभी होगा कि जब आप पूरे आर्गुमेंट ठोक के करोगे। जज कुछ भी बोले, परिवादी कुछ भी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको हमारी बात पूरी रखनी है, जेरे पूरी करनी है, ताकि इस बात का मलाल ना रहे कि हमने प्रयास ही नहीं करा। तो साथियों कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एक इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है। तो चेक मैटर लड़ रहे हो, घबराने का नहीं है। सबसे पहले केस का स्ट्रक्चर देखो, उस पर वर्कआउट करो, क्या लैंडिंग हुई नहीं हुई, अनअकाउंटेड है अकाउंटेड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है, उस पर हिट डाउन करो, प्रॉपर जीरे करो। कहते हैं ना कि रुकना नहीं तू हार के, कांटों के पथ पे मिलेंगे तुझे साहेब हार के। तो कहने की बात है, घबराने का नहीं है, लड़ने का है। अपने पक्ष को रखो, लॉ पॉइंट को निकालो, भावनात्मक काम नहीं करना। डू नॉट बी इमोशनल, वर्कआउट ऑन द फैक्ट्स विद द लीगल थ्योरी, तो रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और साथियों रूल ऑफ लॉ था, है और रहेगा, तो वो तभी एग्जिस्ट होगा, वो तभी सक्सेसफुल होगा जब आप मेहनत करोगे। तो लॉ पॉइंट को निकालो, प्रॉपर रिसर्च करो, प्रॉपर ब्रीफ तैयार करो और उसके लाइट में परिवादी को धो डालो लीगली। तभी आप सफल होगे, तभी आपकी जीत निश्चित होगी और तभी हम इन झूठे मुकदमों को बर्बाद और इनको प्रॉपर डिस्ट्रॉय जो है कर पाएंगे। तो साथियों घबराने का नहीं है, लड़ने का है, निश्चित तौर पर जीतेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।